हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब और क्या मजे चल रहे हैं आपके। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता। कैसे हैं आप लोग सब और क्या मजे चल रहे हैं आपके। क्या मजे चल रहे हैं आपके। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब, क्या मजे चल रहे। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, कैसे हैं आप लोग सब। जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट आ जाओ। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग 70K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। सर, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है सर। ठीक है, अब ये है सेक्शन नंबर 5। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है सेक्शन नंबर 5। A bill of exchange is an instrument in writing, ठीक है, is an instrument in writing containing an unconditional order। क्या है। अब देखो सर, वर्ड चेंज हुए। राइटिंग में ये भी है, राइटिंग में पिछला वाला भी था। राइटिंग में ये भी है, राइटिंग में पिछला वाला भी था। हाँ, वहां पर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग था, यहां पर अनकंडीशनल ऑर्डर है। समझाता हूं क्यों, समझो मेरी बात को, एग्जाम्पल से समझना। ठीक है, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल ऑर्डर और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अभी हम थोड़ा सा मैथ्स करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। अरे डिफरेंट पर्सन मतलब हम खुद को प्रॉमिसरी नोट थोड़ी ना दे सकते हैं निखिल सोनी। पैसा देंगे तो किसी और को ना देंगे, गधा। एकदम ठक्कन है ना, बैल बुद्धि नहीं होता है एकदम, बैल बुद्धि है। अब देखो थोड़ा सा मैथ्स करेंगे। मैम करती है ना कि अगर दो चीज सेम तरफ है तो उनको काट देती है, तो देखो हम भी काट देंगे। अनकंडीशनल अनकंडीशनल काट दो, एक बचा ऑर्डर, एक बचा अंडरटेकिंग। ये है प्रॉमिसरी नोट, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट को बनाता है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से वो दूसरे पेई को ये देता है, अपनी मर्जी से दूसरे पेई को देता है। ठीक है, अपनी मर्जी से दूसरे पेई को देता है। ठीक है, इसीलिए ये अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, वादा करना। अरे यार, अब मैं ना वादा करूंगा, मैं दूसरे से तो वादा। जैसे देखो, मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए आया, आज तक मैंने वादा अपना पूरा निभाया। हर एक अटेम्प्ट हो, हर 3 महीना में अटेम्प्ट हो, मैं जान लगा के मेहनत करता हूं। कोई कुछ भी कर रहा हो मेरे आसपास, मैं देखता हूं बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, वन शॉट जो होता है वो रिकॉर्डेड वाला अपलोड कर देते हैं। रिवीजन सीरीज होता है, रिकॉर्डेड वाला अपडेट करते हैं। चाहूं तो मैं भी कर सकता हूं, मैं कभी नहीं करता, मैं पूरा का पूरा लाइव लेता हूं। और मैं पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेता हूं, फिर वन शॉट भी लेता हूं, पूरा लेता हूं। क्योंकि सर बात ऐसी है कि मेरा अपने से प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए। ऑन द एग्जाम डे आई शुड बी फीलिंग कि इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता था। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी, तब तक कोई फायदा नहीं है एजुकेटर बनने का। देखो, रिजल्ट बच्चा लेके आएगा। मैं तो हमेशा बोलता हूं, रिजल्ट में टीचर का कोई हाथ नहीं होता, रिजल्ट में हमेशा बच्चा का हाथ होता है। रिजल्ट बच्चा लेके आएगा, टीचर का काम है अपना 200% देना। दैट इज द मेन पर्पस। ठीक है, मेरे वीडियोस के नीचे आप कमेंट जाके देखो। अभी मैं हाल फिलहाल में एक कमेंट देख रहा था। ठीक है, आज जो मैंने वीडियो डाला उसमें वो स्ट्रैटेजी वाला, मतलब वो नोट्स वाला वीडियो जो डाला,
समरी वाला। एक बच्चा लिखता है एग्जाम के 4 दिन पहले मैं आपसे मिला था, 4 दिन पहले मैंने आपके सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे, 65 अटेम्प्ट किया, पेपर में 42 ला गया सर, मैं पास हो गया, थैंक यू सो मच। अब ऐसे बच्चे के लिए अगर मैं उस 4 दिन एफर्ट ना देता तो ये नहीं निकलता। और वही फिर ये भी सोच सकते हो कि अगर ये बच्चा स्टार्टिंग से होता तो और बढ़िया स्कोर लेके आता, बट ठीक है, तो समय समय की बात है, समय समय की बात। तो प्रॉमिस हमेशा आप अपनी मर्जी से करते हैं। अरे आपसे कोई और कैसे प्रॉमिस करा सकता है? यू विल डू इट ऑन योर ओन, दैट इज वाई इट इज एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मीन्स प्रॉमिस। अब सुनो सर, मैं भैया उस दिन गया रेस्टोरेंट मम्मा को लेके, ठीक है, मम्मी को लेके उस दिन मैं रेस्टोरेंट गया। अब रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं, अब हम भी तो वेजी हो गए हैं, हम भी तो 3 महीना से वीगन ही है। तो मैं भी रेस्टोरेंट गया तो मम्मी ने ऐसा पनीर ऑर्डर किया, हम वीगन लोग के लिए पनीर ही सब है, ठीक है। पनीर वनीर का 2-3 आइटम आइटम किया, फिर ना टोटल खाना वाना हो गया। अब मेरे को एक बात बताना, हमने वहां पर जो वेटर था उसको बोला भैया बिल ले आइएगा। आप मेरे को बताओ बिल बनाएगा कौन? सोच के बोलना, बिल बनाएगा कौन? बिल बनाएगा कौन? सोच के बोलना, ठीक है। बिल बनाएगा कौन? सर देखो, बिल बनाएगा रेस्टोरेंट में जो आदमी बैठा है वो। अब जो रेस्टोरेंट में आदमी बैठा है वो, ठीक है, रेस्टोरेंट में जो आदमी बैठा है वो बनाएगा बिल, ठीक है। मतलब मेकर बिल का कोई और है, और ये बिल बना के मेरे को बेसिकली क्या बोल रहा है? ये बिल बना के मेरे को बेटा ऑर्डर ही तो दे रहा है ना, कि चल पैसा दे इस पे, कि भैया 3,000 का बिल आया है, पैसा दो। इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज होता है अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टी होती है एक ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई। ड्रॉअर वो आदमी होता है जो बिल को बनाता है, ड्रॉई वो आदमी होता है जिसको ये बिल जाके देता है फॉर एक्सेप्टेंस। अब हम आएगा मेरे पास बिल, अब हम चेक करेंगे, अच्छा ठीक है, एक पनीर था, एक सोडा सिकंजी था, 2 बटर नान, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, 3,000 सही है। अब मैं 3,000 को किया एक्सेप्ट, मैं 3,000 को किया एक्सेप्ट, मैंने 3,000 को किया एक्सेप्ट, आई एक्सेप्टेड इट। अब जैसे ही मैंने 3,000 को एक्सेप्ट किया, ठीक है, नहीं स्टैंप नहीं हुआ तो वैलिड नहीं होगा, जैसे ही मैंने 3,000 को एक्सेप्ट किया, अब मैं इसको पे करूंगा, ठीक है। तो पैसा मिलेगा किसको? ड्रॉअर को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप देखो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रॉमिसरी नोट एक अंडरटेकिंग है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है। प्रॉमिसरी नोट में जो आदमी बना रहा होता है वो पैसा देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बना रहा होता है वो पैसा लेता है। बोलो, बोलो, अकोमोडेशन बिल आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पे? इज इट क्लियर सर? ठीक है, आओ सर। अब देखो सर, बिल ऑफ एक्सचेंज अब समझ में आया यहाँ पर अनकंडीशनल ऑर्डर वर्ड का मतलब क्या था? मतलब सर हम सिर्फ ऑर्डर वर्ड का ही मीनिंग सीख रहे थे पिछले 10 मिनट से। हाँ सर, कॉम्प्रिहेंसिव है। साइंड बाय द, काट के नहीं पढ़ा सकता भाई मैं, सॉरी। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक आदमी को डायरेक्ट करते हैं पैसा देने के लिए, टू द ऑर्डर ऑफ और टू द बेरर ऑफ। सर बाकी सब तो सेम ही है, सब में वही राइटिंग आ रहा है, वही मेकर आ रहा है, वही मनी आ रहा है, वही ऑर्डर आ रहा है, वही बेरर आ रहा है। फर्क तो एक ही चीज का हुआ, एक में अनकंडीशनल ऑर्डर है, एक में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बस वही फर्क है, बाकी सब सेम। सर बाकी सब सेम क्यों है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक तो सेम होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क, कीप डूइंग इट श्री कृष्णा जेड जी, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में सर कितनी पार्टी होती है? सर बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग होते हैं, ठीक है। मैं तीनों को आपको एग्जाम्पल से बता देता हूं तो आप बेटर समझ पाओगे, ठीक है।
ओके, सेम एग्जांपल लेते हैं जो पिछला वाला था, ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं जो पिछला वाला था। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेम एग्जांपल लेते हैं जो पीछे वाला था। ड्रॉअर कौन था? रेस्टोरेंट वाला। ड्रॉअर कौन था? रेस्टोरेंट वाला। ड्रॉअर मतलब वो आदमी जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, ठीक है। ड्रॉई कौन है? एक्सेप्ट करने वाला, जो कि कौन हूं मैं, ठीक है, सीएसजी, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने 3,000 का बिल एक्सेप्ट किया था। अब ये भैया को ना, ये भैया को, ड्रॉअर भैया को, इनको ना पैसा चुकाना है। किसको चुकाना है बोलो तो? इनको जो सब्जी वाला आता है ना, रेस्टोरेंट में जो सब्जी देने आता है, उसको इनको 3,000 रुपया देना है। तो ये क्या करते हैं सर, सुनो, ये इस बिल को, याद है, इंडोर्समेंट करके डिलीवर कर देते हैं सब्जी वाले को। इंडोर्समेंट करके डिलीवरी कर देते हैं सब्जी वाले को 3,000 रुपए का। तो ये है सब्जी वाला, ठीक है। तो अब इसमें पैसा पाएगा कौन? सब्जी वाला पैसा पाएगा। तो सब्जी वाला हो गया पेई। तो तीसरी पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज में तब आएगी जब इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स किया गया। जब तक इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स नहीं किया गया तब तक तीसरी पार्टी नहीं आएगी। तो ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉअर मतलब बिल बनाने वाला, ड्रॉई मतलब बिल एक्सेप्ट करने वाला, पेई मतलब जिसको बिल नेगोशिएट होके मिला है और उस पर पैसा कलेक्ट करेगा, ठीक है, जिसपे वो पैसा कलेक्ट करेगा। जब इंडोर्समेंट होगी तभी पेई आएगा, वरना वो आएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग एक सेंटेंस इसमें बोलते हैं दैट द पेई एंड द ड्रॉअर कैन बी द सेम पर्सन। हाँ, क्योंकि अगर ये बिल रेस्टोरेंट अपने पास ही रख लेता और रेस्टोरेंट वाला ही इस पे पैसा पा लेता तो फिर पेई का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये शब्द बोलते हैं, और आपने शायद अकाउंटेंसी में भी सुना होगा दैट द ड्रॉअर एंड द पेई कैन बी द सेम पर्सन, कैन बी द सेम पर्सन। ये आपको वो बुढ़ा दाढ़ी वाला मेरा दोस्त आता है ना, लंबे बाल वाला, फर्स्ट कॉपी ऋतिक, ठीक है, फर्स्ट कॉपी ऋतिक, वो बताया होगा आपको ये, ठीक है। आइए, भाई मेरा ऋतिक की फर्स्ट कॉपी है, ठीक है। सर तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ऋतिक की फर्स्ट कॉपी है मेरा भाई। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? सबसे पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है। अब देखो, सब वही चीजें लिखूंगा जो पहले लिख चुका हूं, ठीक है, क्योंकि ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इट मस्ट बी इन राइटिंग। दूसरा क्या बोला सर? इट मस्ट बी एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे। ऑर्डर है ना, अनकंडीशनल ऑर्डर, ये भी डेफिनिट और अनकंडीशनल होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर ना एक बच्चा मेरे से एक बहुत बढ़िया सवाल पूछता है, ठीक है। यहां पर एक बच्चा मेरे से एक बहुत बढ़िया सवाल पूछता है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल, और मजा भी बहुत आता है जब ये सवाल पूछता है। बोलता है सर यहां पर भी तो लिखा है डेफिनिट और अनकंडीशनल। मैंने बोला हाँ। तो सर क्या यहां पर भी इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल हो सकता है अगर वो कंडीशन डेफिनिट टू ऑकर है? डेफिनिट टू ऑकर है? द आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वही सेम चीज प्रोमिसरी नोट में भी हो सकता है, वही सेम चीज बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हो सकता है। मतलब यहां पर भी अगर आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, ठीक है। अरे लवली बीट्स, तुम क्या थोड़े से कुछ हो क्या? तुमको रोज बोलते हैं आंसर राइटिंग होती है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे फ्री प्लेटफॉर्म पर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तुम थोड़े से हो क्या कुछ है? अब सुनो बेटा, अब ना मैं कल की स्पेशल क्लास का लिंक ना यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर कल को तुम नहीं दिखे ना स्पेशल क्लास में, जो कि फ्री वाली होती है, इसको तुम टीप के नहीं आए कि रात में अगर तुम आके पूछे कि इसकी सर राइटिंग करा दो या कुछ करा दो, ऐसी मारेंगे ना तुम्हारी,
तुम ना सो पाओगे, फिर हमको तुम भूल नहीं पाओगे अगले जन्म तक। ठीक है, ये लो, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं मैं, ठीक है, ये फ्री क्लास का लिंक। अगर कल तुम नहीं दिखे तो देखो तुमको कैसा पेलूंगा फिर मैं। ठीक है, ये है फ्री क्लास, कल ये होने वाली है AWS। ठीक है, और इसमें कल कंपनी जैक कराऊंगा। अगर कल तुम नहीं दिखे, फिर देखो कैसा तुम्हारी चद्दर चद्दर छेद दूंगा मैं, वहां के बता रहा हूं। ठंडे ठंडे में पैर बाहर निकाल के AC चला दूंगा, आत्मा पकड़ के लेके चली जाएगी। ठीक है, रुको तुम। सर यहां पर सर जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो सर कंडीशनल भी हो सकता है, डेफिनेट भी हो सकता है, लेकिन उसमें हमें बात ये याद रखनी है कि इस ये भी प्रॉमिसरी नोट की तरह डेफिनेट वैल्यू पर कंडीशनल हो सकता है। ठीक है, जैसे मौत वगैरह हो गया वो उस पर बन सकता है। ठीक है सर, ड्रॉअर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। अब कुछ बच्चे ना इसमें मेरे से विवाद करते हैं कि सर ड्रॉअर क्यों साइन करेगा। अरे भाई, ऐसा कहां लिखा है कि ड्रॉ ही नहीं कर रहा है? ड्रॉ और ड्रॉई दोनों करेंगे। ड्रॉअर इंस्ट्रूमेंट बना के साइन कर देगा, ड्रॉ इसको एक्सेप्ट करके साइन कर देगा, दोनों का सिग्नेचर रहेगा। आज हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें बैंक मैनेजर का भी साइन रहता है पेपर पर, मेरा भी साइन रहता है। आज ही मेरा होम लोन अप्रूव हुआ है, आज ही वो साइन करा के लेके गया है शाम को, उसमें बैंक के मैनेजर का भी साइन है, मेरा भी साइन है, दोनों का तो है। एक का लेने वाले का भी साइन है, देने वाले का भी साइन है, वो तो जरूरी होता है। तो लड़ने क्यों लगते हो बेफालतू? ऐसा कहां लिखा है कि एक ही आदमी साइन करेगा? ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉअर ड्रॉई एंड पेई मस्ट बी सर्टेन। सर ड्रॉअर ड्रॉई पेई तीन डिफरेंट आदमी होने चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है? नहीं है। हाँ देखो सर, नॉट लिखा है, नॉट। क्यों सर, क्यों? अरे सर, क्योंकि एक आदमी दो का रोल प्ले कर सकता है ना। ड्रॉअर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन। ठीक है, कैन बी द सेम पर्सन। कैन बी द सेम पर्सन। लिंक नहीं मिला, कोई बात नहीं सानिया जी, तुमको जीवन में नहीं मिलेगा। तुमको अगर वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं आता तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। प्रिंट नोट पर होता है और मिंट कॉइन पर होता है। ठीक है, इज इट क्लियर सर? तो यहां पर सर पे ड्रॉअर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन, ड्रॉई अलग है, तो तीनों अलग हो। ठीक है, चल नहीं रहा बराबर, कोई बात नहीं सिद्धार्थ जी, तुम्हारा नसीब खराब है, नहीं चलेगा। जिसके नसीब में होता है पास होना, उसका चल जाता है, जिसके नसीब में नहीं होता वो नहीं चलता है। आ जाओ नेक्स्ट, द सम मस्ट बी सर्टेन। सर आपको क्या पेमेंट करनी है वो सर्टेन होना चाहिए। क्या पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, वो सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, वो सर्टेन होना चाहिए। क्या पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, वो सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, किसको भी पेमेंट करनी है वो भी सर्टेन होना चाहिए, मतलब सारी पार्टी सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, और वो पेमेंट सिर्फ मनी की होगी, एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। अगर आप ध्यान से देखो, जितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर थे वो सारे के सारे फीचर बिल ऑफ एक्सचेंज में भी है, एकदम डीटो कॉपी, सेम टू सेम। बोलो हाँ कि ना। अब एक चीज पर मैं आपका गौर फरमाना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सीए फाउंडेशन का सिलेबस पूरा ना करें तो इंटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। बेटा तू सीए फाउंडेशन का सिलेबस पूरा नहीं करेगा तो इंटर तक जाएगा कैसे भाई? तूने कभी ये सोचा है? तू कौन सा पेपर देख के बैठा हुआ है भाई? और तेरे को इतना कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है भाई कि तू 80 मार्क का पेपर करेगा तो उसमें 40-50 आ ही जाएगा? यहाँ लॉन्डो का 100 का करके नहीं आ रहा है, अलग ही दबंग है। आइए, ये अब एक नया शुरू हुआ है, कोई बंगाल का आदमी मैसेज करता है, स्टूडेंट बंगाल से, तो बंगाली कथा बोल भी, अरे हमको नहीं आती है, अलग ही है। सुनो सर, अब दो चीज समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से बोलने जा रहा हूं, ठीक है? सर क्या बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है? सर बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, बट नॉट
ऑन डिमांड। मतलब सर आप बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकते हो, लेकिन वो एक टाइम वाला होना चाहिए। मतलब 3 महीना, 6 महीना, 4 महीना के टाइम के बाद पेबल होना चाहिए। वो ऑन डिमांड नहीं हो सकता, वरना पता चला रात को 2 बजे कोई आदमी आके आपके पास खड़ा हो जाएगा, ए पैसा निकाल, निकाल पैसा। ठीक है, तो वो बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड नहीं हो सकता। लेकिन सर क्या ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड हो सकता है? हाँ सर, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके पास यही आदमी आने वाला है पैसा पेमेंट करने के लिए, तो आप एटलीस्ट उसको कांटेक्ट करके बोल सकते हो कि भाई बिजनेस आवर्स में आना। तो बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड हो सकता है। रेशमा, परवीन, नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आइए, सो सर बिल ऑफ एक्सचेंज होता कैसे है सर? ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता कैसे? मिस्टर सैम है, ठीक है, ये एक प्रोसेस दिखाया गया है, ऐसे इतना इस प्रोसेस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस समझो। एक आदमी दूसरे आदमी से सामान खरीदेगा, तो अगर मैंने तुमसे सामान खरीदा, तुम बिल बनाओगे, मैं उस बिल को एक्सेप्ट करूंगा, मैं एक्सेप्ट करके तुमको दूंगा, बोलूंगा 3 महीना बाद आके पैसा ले लेना। या तो तुम उसको किसी और को एंडोर्स कर दोगे, या तुम ही 3 महीना बाद आके पैसा ले लोगे मेरे से। खेला खत्म। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। कॉमन सेंस है ना भैया। मैं तुमको तुम मेरे को सामान बेचोगे, तुम बिल बनाओगे, ठीक है, मैं तुमको बोलूंगा 3 महीना बाद पैसा दे दूंगा, बिल एक्सेप्ट करके तुमको दे दूंगा। 3 महीना बाद या तुम मेरे पास आओगे, या अगर तुमने किसी और को एंडोर्स कर दिया तो वो मेरे पास आएगा, आएगा मैं उसको पैसा दे दूंगा, खेला खत्म। बस सिंपल तरीका, रोज का धंधा ऐसा ही होता है, रोज का धंधा ऐसा ही होता है। साइन और स्टैंप जरूरी है भाई, वरना इंस्ट्रूमेंट वैलिड कैसे होगा? पुराने जमाने में बिल ऑफ एक्सचेंज पर और प्रॉमिसरी नोट पर स्टैंप लगता था, और ये 1881 का कानून है, तो 1881 के कानून के हिसाब से ही चलेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, इंदिरापुरम में रहते तो जाना उनके घर में, बाथरूम बाथरूम साफ कर देना, डीआईज उनका। आ जाओ। क्लियर है सर? अच्छा, फिर से एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूं। जो बेरर बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो ऑन डिमांड नहीं हो सकता, जो ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो ऑन डिमांड हो सकता है। बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, ऑर्डर ऑन डिमांड हो सकता है। ठीक है, आइए चलिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज? ठीक है, सबसे पहला तो डिफरेंस इनकी डेफिनेशन है, उसमें तो कुछ नहीं है, दोनों की डेफिनेशन लिख दो, दोनों के डेफिनेशन में एक शब्द का फर्क है। वो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगा, बस इस शब्द का फर्क है, और ये होगा अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, बस इतना ही फर्क है दोनों के डेफिनेशन में, बाकी दोनों का डेफिनेशन कॉपी पेस्ट है। अब देव भैया बोल रहे हैं बीओ इज ओनली फॉर मनी, राइट सर? बेटा एवरी प्रोमिसरी नोट इज ओनली फॉर मनी, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज ओनली फॉर मनी। क्योंकि पीछे अभी आपने यही पढ़ के आए हैं आप कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ओनली फॉर मनी। इसीलिए अगर चैट में ध्यान ना देके क्लास में ध्यान देंगे ना, तो ये सब आएगा नहीं दिमाग में। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आप प्रोमिसरी नोट को देखोगे, ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे मनी। ये एक वादा है, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक ऑर्डर है। ये प्रॉमिस है, वो ऑर्डर है। ये वादा है, वो प्रॉमिस है। ये वादा है, वो ऑर्डर है। ठीक है, वो प्रॉमिस है, ये ऑर्डर। अब आया सर पार्टीज। प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टी होती है, एक होता है मेकर, एक होता है पे। ठीक है, एक होता है मेकर, एक होता है पे। ठीक है, मेकर मतलब वो आदमी जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, पेई मतलब वो आदमी जो उस पर पैसा पाता है। ठीक है, तो ये दो पार्टी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है सर? बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती है।
ठीक है, एक होता है ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब जो बनाया, एक होता है ड्रॉई जो उसको एक्सेप्ट किया, और अगर ये इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स हुआ है तो एक तीसरा पार्टी आ जाएगा। अबे पेई कहां गया बे? ड्रॉ ड्रॉई लिखा, पेई कहां चला गया? पेई को बुलाओ, ड्रॉ ड्रॉई पेई। तो सर तीन डिफरेंस बिटवीन हुए अभी तक। एक हो गया सर आपका डेफिनेशन, दूसरा हो गया नेचर, तीसरा हो गया पार्टी। एक हो गया डेफिनेशन, एक दूसरा हो गया नेचर, तीसरा हो गया पार्टी। डीएनपी। वेरी गुड केशव, तालियां बजाएं केशव के लिए। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस। सर प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो आदमी बना रहा है वो तो वैसे ही बना के दे रहा है ना आपको, तो एक्सेप्टेंस की क्या जरूरत है? प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस कंपलसरी है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस कंपलसरी, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस कंपलसरी। नेक्स्ट, प्रॉमिसरी नोट कभी भी बेरर को नहीं हो सकता, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर को भी हो सकता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर को भी हो सकता है। बैन ऑन डीपी, बैन ऑन डीपी, डीपी लगाने पर बैन कर दिया है, डीपी लगाने पर बैन कर दिया है। डीपी लगाने पर बैंड कर दिया है, तो बैन ऑन डीपी, जिसमें सर बी हो गया बैरर, ठीक है, बी हो गया बैरर, ए हो गया एक्सेप्टेंस, बी हो गया बैरर, ए हो गया एक्सेप्टेंस, एन हो गया नेचर, ठीक है, बी हो गया बैरर, ए हो गया एक्सेप्टेंस, एन हो गया नेचर, ठीक है, बी हो गया बैरर, ए हो गया एक्सेप्टेंस, एन हो गया नेचर, डी हो गया डेफिनेशन, और पी हो गई पार्टी। डी हो गया डेफिनेशन, पी हो गया पार्टी। तो बैन ऑन डीपी, बी फॉर बैरर, ए फॉर एक्सेप्टेंस, एन फॉर नेचर, पी फॉर पार्टी, डी फॉर डेफिनेशन, पी फॉर पार्टी। बैन ऑन डीपी। क्वेश्चन, कभी प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर बोले तो क्या लिखें? नहीं बोलेगा, क्वेश्चन पागल नहीं है ना मेहुल गोयनका, आईसीआई पागल नहीं है। और सुनो सर, ऐसा मत समझना क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसी बार आया है पेपर में। हाँ, और लास्ट टाइम भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन का, उठ के आ गया पेपर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चेक एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो जो करा रहे हैं ढंग से करिए, आएगा सब कुछ। एकदम कौशिक जी टकले हो जाओ बैच के लिए, गंजे हो जाओ। ठीक है, गंजे हो जाओ। अच्छा, अब आया सर चेक। अब चेक है सेक्शन नंबर 6 सर। ठीक है, तो चेक क्या होता है सर? सर चेक क्या होता है? चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन फर्क इतना है, ये एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, ये एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर बनाया गया है। चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, बट इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। ठीक है, इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, क्योंकि सर अगर आपका एचडीएफसी का चेकबुक है तो आप एचडीएफसी के ऊपर ही उसको ड्रॉ करोगे, पीएनबी में लेके नहीं जा सकते। एंड इट इज पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, बट इट इज पेबल ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। बेसिकली क्या है सर, देखो, जब मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मैंने बिल मंगाया, ठीक है, तो वो मेरे को ऑर्डर दे रहा है पैसा पेमेंट करने के लिए। ऐसे ही जब मेरे पास चेकबुक है, मान लो एचडीएफसी बैंक की, तो मैं जब बैंक में जाके चेक उसके काउंटर पे पटक रहा हूं, तो मैं भी तो उसको ऑर्डर दे रहा हूं। ठीक है,
कि भाई मेरे को पैसा दे, और मेरे पास अगर एचडीएफसी की चेकबुक है तो मैं एचडीएफसी को ही ऑर्डर दूंगा, ठीक है, मैं किसी और को नहीं दे सकता, मैं एचडीएफसी को ही दूंगा। सो इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ठीक है। और चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि चेक डिमांड पर ना हो। टेलीग्राम का लिंक मैं ऊपर पिन कर देता हूं चैट में। चेक विल ऑलवेज बी ऑन डिमांड, ऐसा कभी जीवन में नहीं हो सकता कि चेक डिमांड पे ना हो। चेक विल ऑलवेज बी ऑन डिमांड, हमेशा, ठीक है, हमेशा चेक डिमांड पर ही होगा। द चेक विल ऑलवेज बी ऑन डिमांड, ठीक है, क्योंकि वो है ही डिमांड इंस्ट्रूमेंट। कभी जीवन में नहीं हो सकता कि चेक, क्योंकि वो है ही डिमांड इंस्ट्रूमेंट। मैं डिमांड कर रहा हूं तभी तो काम हो रहा है, जब तक मैं डिमांड करूंगा नहीं तब तक चेक बनेगा कैसे। सो द चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड। ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, ठीक है। इस टेलीग्राम के लिंक में एडब्ल्यूएस और आंसर राइटिंग सेशन का लिंक आता है फ्री क्लास का, जो इसी के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है चैट के। बट आप लोग बस वीडियोस, उल्टे सीधे वीडियोस तक ही, उससे ही आप चीजें खोज पाते हैं, अच्छे वीडियो में आप चीजें नहीं खोज पाते, इसीलिए हमने यहां शेयर कर दी, ठीक है। चेक बेसिकली क्या होता है, चेक भी एक्चुअली में एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। द ओनली डिफरेंस इज कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जब आप किसी के ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं वो आदमी एक पर्सन होता है, ठीक है। यहां पर चेक के केस में मतलब बेसिकली देखो क्या है, जब मैं रेस्टोरेंट गया, ठीक है, ये है पिज्जा हट का मैनेजर, ये है पिज्जा हट का कैशियर, ठीक है, और ये यहां पर बैठे हैं आरके जी सर, रिया मैम की बाहों में बाहें डाले, ठीक है। तो भैया आरके जी सर को इस आदमी ने बिल ड्रॉ किया है आरके जी सर के ऊपर, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज ही दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज और नॉर्मल बिल में ज्यादा फर्क नहीं है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर आप देखो तो ये बिल एक दूसरे आदमी के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, एक दूसरे इंसान के ऊपर। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ चेक, कि चेक के केस में यहां पर एक आदमी है, मान लो सीएसजी, और मेरा बैंक अकाउंट तो एक ही अकाउंट में है, एक ही खाता में है मेरा बैंक अकाउंट, वो है एचडीएफसी। आपका बैंक, सबका बैंक, एचडीएफसी, एचडीएफसी। तो यहां पर जब मैं चेक ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पर मैं चेक ड्रॉ किसी आदमी के ऊपर नहीं कर रहा हूं, मैं बैंक के ऊपर कर रहा हूं। है तो ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही, चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। द डिफरेंस इज इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। सर देयर आर टू वर्ड्स, इसमें दो वर्ड है, थोड़ा ध्यान से गौर फरमाइएगा बेटा। एक है स्पेसिफाइड और एक है बैंकर, ठीक है। स्पेसिफाइड क्यों बोला, अबे जिस बैंक की चेकबुक होगी घटोत्कच उसी बैंक में तो दोगे है? अब तुम्हारा चेकबुक है एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई में जाके थोड़ी ना ड्रॉ कर लोगे पैसा, अजीब आदमी हो। तो दोगे तो उसी बैंक में ना जिसका तुम्हारा अकाउंट है, ठीक है। और बैंकर मतलब क्या है, बैंकर मतलब वो आदमी जहां जो तुमको पैसा देगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। नाउ अब इसमें एक और चीज बोलता है विच इज पेबल ऑन डिमांड। भाई बात एक समझना, चेक हमेशा डिमांड में होता है। क्यों सर, क्योंकि आप एक बात समझो, चेक बैंक के पास है, इस बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है, इस बैंक में मेरा अकाउंट है, अकाउंट में मेरे पैसे हैं। अब लेट्स से मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, ठीक है। अगर मैंने चेक ड्रॉ किया है 20,000 रुपए का, तो मेरा बैंक मेरे को डिनाई कर सकता है क्या पेमेंट से, कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। अबे एडमिट कार्ड एग्जाम के पहले 15 दिन पहले आएगा रे घटोत्कच, यार एकदम झिंगुल लड़का, एडमिट कार्ड खोजो। अभी फॉर्म फिलअप 21 तारीख तक लास्ट हो रहा है, इसको आज ही एडमिट कार्ड मिल जाएगा। शादी हुई नहीं, बच्चा पहले चाहिए। आइए, तो 2 लाख रुपए का अगर मैं 20,000 का चेक ड्रॉ करूं तो मेरे को कभी मना करेगा, वो कभी मना नहीं करेगा। क्यों सर, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अ चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड, ठीक है। ऑलवेज ऑन डिमांड, इट इज ऑलवेज ऑन डिमांड, ठीक है। तो ये हो गया सर पॉइंट नंबर 1।
इट इज ऑलवेज ऑन डिमांड। फाउंडेशन वाले बच्चों को भी स्कॉलर मिलेगा क्या? स्कॉलरशिप मिलेगा, हाँ 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 हाँ, एकदम सब मिलेगी। उनको लगा स्कॉलर मिलेगा, स्कॉलर बन गए लोग। ये आईसीआई की तरफ से काफी अच्छा इनिशिएटिव है, वेरी नाइस। इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपके स्टडी मटेरियल में एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं बहुत ही बड़ा है, इसको यहां से रील काट लेना, वीडियो सेव कर लेना, जो भी करना है कर लेना। लेकिन मैं तुमको एडवांस में एक बात बता दे रहा हूं, ठीक है? एकदम एडवांस में मैं तुमको ये बात बता दे रहा हूं। 360 फाउंडेशन पर तुम ये वीडियो देख के जाना, इस बार ओपीसी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? ये जो रिसेंट अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट और करेक्शन, इसको देख के जाना, इस बार 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ओपीसी पर आएगा। आईसीआई का क्लैरिफिकेशन आया है, क्वेश्चन 100% आएगा, तुम लिख के ले लो हमसे, ठीक है? पेपर में ये क्वेश्चन आए ओपीसी, ठीक है? 1% कंपनी, ठीक से देख के जाना, ठीक है? हार्ड कॉपी मटेरियल में ये चेंजेस अभी तक नहीं हुए हैं, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में हुए हैं, ठीक है? तो इसको देख के जाना, ठीक है? आना सर इंक्लूड्स दी। अब देखो, अब मैं तुमको कुछ चीजें समझा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक क्या है। हो सकता है यहां बैठा हुआ कुछ बच्चा को ऑलरेडी पता हो कि सर ट्रंकेटेड चेक का क्या मतलब होता है, हो सकता है पता होगा, क्योंकि कुछ बच्चे 11 12 में ध्यान देते हैं। और एक है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये दोनों चेक की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, तो मैं दोनों आपको समझा देता हूं फटाफट। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं व्हाट इज अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनका मेरे को पता है। एक्सिस, डच इंटरनेशनल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये बैंक्स, ये वो प्राइवेट बैंक्स हैं जो आपको सुविधा देते हैं चेक ड्रॉ करने की, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब आपने आज तक चेक कौन से देखे हैं? पेपर चेक ना। ये आपको ई चेक ड्रॉ करने की सुविधा देते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन सिग्नेचर की मदद से चेक को इशू कर सकते हो। ई चेक बोलते हैं उसको। इन प्राइवेट बैंक्स में ये ई चेक की सुविधा है। तो क्या ई चेक भी सेक्शन नंबर 6 के चेक के डेफिनेशन के अंदर आता है? यस सर, सेक्शन नंबर 6 के दायरे के अंदर ई चेक इज ऑल्सो इंक्लूडेड। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। डच इंटरनेशनल बैंक, डच इंटरनेशनल बैंक, ठीक है? डच इंटरनेशनल बैंक, डीबीएस बैंक, ठीक है? इनमें ई चेक की सुविधा होती है। अच्छा, अब ये ई चेक की सुविधा सारे सब्सक्राइबर्स को नहीं मिलती है। जैसे मेरे को एचडीएफसी का पता है कि अगर मैं ई चेक की सुविधा पाना चाहता हूं तो मेरे को अलग से 1259 रुपीज एवरी मंथ पेमेंट करना पड़ेगा, एवरी मंथ पेमेंट करना पड़ेगा टू गेट दिस ई चेक सुविधा, ठीक है? बट ऑब्वियसली मेरे को मेरा जिन लोगों से डीलिंग होती है वो लोग यूपीआई में पैसा मांगते हैं, उनको मैं क्या चेक बनाऊं है? और आधे से ज्यादा मेरे बच्चे मेरे से इतना प्यार करते हैं, जो मेरे लिए काम करते हैं फ्री में करते हैं, पैसा भी नहीं लेते मेरे से। चाहे फिर वो मेरा पीपीटी बनाने वाले भक्ति हो या हर्ष हो, जो अपनी जान दे देता है मेरे लिए, लिटरली दे देता है, ये लोग मेरे से पैसा ही नहीं लेते। मेरा जो पैसा जाता है वो एक ही आदमी को देने में जाता है, वो जो है मेरा वीडियो का एडिटर। उसके अलावा मैं किसी को देता ही नहीं, कोई लेता ही नहीं मेरे से। तो उसको मैं चेक से पेमेंट करता नहीं, यूपीआई से करता हूं। लेकिन ये मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैं इस चीज की नॉलेज रखता हूं। इसको बोलते हैं चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या ई चेक। इज इट क्लियर सर? नाउ सर, व्हाट इज अ ट्रंकेटेड चेक? ट्रंकेटेड चेक, सर ट्रंकेटेड चेक कुछ नहीं है। ट्रंकेटेड चेक होता है इमेज ऑफ अ चेक। इट इज अ इमेज ऑफ अ चेक। इट इज अ इमेज ऑफ अ चेक, कुछ नहीं है ट्रंकेटेड चेक, ये एक चेक की इमेज है। इट इज एन इमेज ऑफ अ चेक, ये एक्चुअल चेक की एक इमेज है, ठीक है? एक्चुअल चेक की एक इमेज। हाँ, वो भी सीए का स्टूडेंट ही। जैसे क्या है सर, आप समझिए, यहां पर एक बैंक है एचडीएफसी बैंक, ठीक है? यहां पर एक बैंक है एचडीएफसी बैंक, ठीक है? यहां पर एक बैंक है, लेट्स से आईडीबीआई, ठीक है? आईडीबीआई,
और यहां पर बैठा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता है ना, हमारे देश में एक ही बैंकिंग सेक्टर है जो सबसे बड़ा बैंक का पापा है, आरबीआई। तो अब बात क्या है सर, देखो मैं तुमको बताता हूं। अब हमारी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की सबसे पहला चेक जो मेरे को मिला था वो आईडीबीआई बैंक का ही था। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहले जो मैंने बैच पढ़ाया था, उससे मेरे को मिला था 4,544 रुपए का चेक। सबसे पहला चेक मेरी जिंदगी का आईडीबीआई का। तो आईडीबीआई का चेक मेरे को मिला, लेकिन मैंने उसको जाके एचडीएफसी में डिपॉजिट किया। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि एचडीएफसी से एक आदमी स्कूटर लेके शुरू किया पढ़ना और जाएगा वो आईडीबीआई, लाइए 4,000 लाइए गुप्ता जी के लिए, और जाके मेरे अकाउंट में डालेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। होता उल्टा क्या है, होता उल्टा क्या है, सुनो। एचडीएफसी क्या करता है, एचडीएफसी के पास एक स्कैनर है, जैसा नॉर्मल प्रिंटर स्कैनर होता है। वो क्या करता है, इस स्कैनर में ये जो चेक मैंने उसके पास डिपॉजिट किया है उसकी इमेज को स्कैन करता है। ये इमेज को वो आरबीआई को फॉरवर्ड करता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इस इमेज को आईडीबीआई के पास फॉरवर्ड करता है। आईडीबीआई वहां से चेक करता है, आईडीबीआई इस इमेज को वहां से चेक करता है कि क्या भैया सच में शांतम सर को जिसने पेमेंट की है उसने सही में साइन किया है, क्या उसके बैलेंस अकाउंट में 4,544 रुपया बैलेंस है। जब आईडीबीआई यहां से अप्रूव करता है यस, तो ये बात वो आरबीआई को बताता है यस, आरबीआई बताता है एचडीएफसी को यस। यहां से अकाउंट होता है डेबिट, यहां पर अकाउंट होता है क्रेडिट। इसीलिए आप देखोगे कि जब दो अलग बैंक का चेक होता है तो अप्रोक्सीमेटली 2 डेज लगते हैं चेक के क्लियरेंस में। सेम बैंक का होता है तो एक दिन में लगता है, सेम ब्रांच का होता है तो विद इन 24 आवर्स हो जाता है, और कभी कभी उससे भी लेस में। ये जो फंक्शन है ना, इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। लेकिन गुरुदेव, अरे ओ गुरुदेव, ट्रंकेटेड चेक कहां है? ये जो इमेज ट्रांसफर हो रही है ना हर जगह, ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज को बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। सो द इमेज ऑफ अ चेक इज विच इज नोन एज अ ट्रंकेटेड चेक ऑल्सो फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ चेक। तो भैया चेक क्या है? अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स, एंड इट इज ऑन डिमांड, एंड इट इंक्लूड्स अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बोलिए, इज इट क्लियर सर? इसी को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी बोलते हैं। आपने शायद इको में पढ़ा होगा अभी, फाउंडेशन में मेरे को पता नहीं फाउंडेशन में अभी है कि नहीं, बट हमारे ये 12th में तो होता है, हम 12th में पढ़ाते हैं तो 12th में तो होता है। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना यार। माय नेम इज राज, आई हैव क्लियर्ड माय फाउंडेशन इन मे अटेम्प्ट। अरे वेरी गुड राज, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ब्रो। सी यू इन इंटरमीडिएट। आज इंटरमीडिएट के बैच की जो शुरुआत हुई है सुबह, लॉ के बैच में, सीए इंटर की क्लास में, लॉ के बैच में 768 लाइव वॉचिंग सुबह। उसके बाद सेकंड लेक्चर लिया ऑडिट का 3 बजे, 868 लाइव वॉचिंग, बढ़ गया उल्टा। लास्ट लेक्चर था दिन का, बच्चा 6 घंटे के बाद आ रहा था, तो नॉर्मली बच्चा कम हो जाना चाहिए, बच्चा और बढ़ गया। सब लोग वीडियो को लाइक कर दो भैया, कॉन्सेप्ट पसंद आया तो, ठीक है। तो ये होता है ट्रंकेटेड चेक। सर क्या हमें कभी एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज ट्रंकेटेड चेक? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कोई शब्द लिख रहे हो तो आपको उसका मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो जो चेक होता है सर, इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ठीक है। अ चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। वेरी गुड बेटा, सी ए वॉइस, वेरी नाइस। ओके सर, ये देखो सर, ये एक चेक दिख रहा है सर, ऐसा चेक दिख रहा है, इस तरीके का चेक होता है। आप अपनी चेकबुक अपने मम्मी पापा के पास भी देख सकते हैं। मेरे पास चेकबुक है नहीं यहाँ पर, वरना मैं आपको दिखा देता। मेरे पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। डज आरबीआई फैसिलिटेट क्लियरिंग हाउस? आरबीआई डज द इंटायर क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। आपको पता है आरबीआई ये काम करता क्यों है? क्योंकि आरबीआई चाहता नहीं कि बैंक आपस में बात करें, क्योंकि जब बैंक आपस में बात करते हैं, अब मेरे को पता है कि आप लोग बहुत सीरीज देखते हो, पता नहीं अच्छी देखते हो कि नहीं। जब बैंक आपस में बात करते हैं तो पता है क्या होता है? बैंक आपस में बात करते हैं तो हर्षद मेहता स्कैम होते हैं। जो हर्षद मेहता स्कैम है ना, जिसमें एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ कॉन्वर्सेशन और लोन के चक्कर में पूरे बैंकिंग सेक्टर को डुबा दिया, उसके बाद ही से आरबीआई बीच में घुस गया कि भैया आज के बाद दोनों बैंक आपस में बात नहीं करेंगे, बीच में आरबीआई रहेगा। दैट इज दी हर्षद मेहता स्कैम। वरना पहले क्या होता था पता है? बैंक आपस में बात किया करते थे, बैंक बैंक आपस में इंटरैक्ट किया करते थे पहले।
बट ये हर्षद मेहता स्कैम के बाद से बैंक के बीच में आरबीआई घुस गया। आरबीआई ने बोला अब हम तो चाहते हैं कि आप लोग जितने आपस में तो आप बात ही मत करो, जो भी ट्रांजैक्शन होगा बैंकिंग सिस्टम का वो आरबीआई से रूट होके जाएगा। लकी भास्कर मूवी में आपको ये दिखाई देगा। ओके क्रिस सागर, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो पास होने के बाद भी याद रखते हो, अच्छा लगता है। मन्नू गोयल जी, आपको कौन से लेक्चर्स करने हैं, अशोर के करने हैं? मैंने कल रात को 10:30 बजे ही इस चैनल पर शॉर्ट डाल दिया था कि अशोर मिल गया आप क्या करें, जाके देखिए उसको। कल रात में ही डाल दिया था, मेरे को पता था कि जिस दिन अनलॉक होगा आप सबसे पहले मेरे को सब लोग यही सवाल पूछोगे। मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेट कर दिया था। अच्छा, चेक में कौन लोग होते हैं सर? चेक में दो आदमी होते हैं, एक है चेक बनाने वाला जिसको बोलते हैं ड्रॉअर, ये होता है बेसिकली अकाउंट होल्डर, ये होता है अकाउंट होल्डर। ड्रॉअर ये वो आदमी होता है जो चेक को ड्रॉ करता है, मतलब बेसिकली वो आदमी जिसका पास, जिसको पैसा देना, जिसको पैसा निकालना है बैंक से, ठीक है, जिसको बैंक से पैसा निकालना है। अच्छा, यहां पर एक चीज नोटिस करना, क्या लिखा हुआ है, हिज लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड कंडीशनल। प्राइमरी एंड कंडीशनल क्यों बोला सर? प्राइमरी मतलब पहली, कंडीशनल मतलब क्यों सर? कंडीशनल मतलब क्यों, अभी प्रूफ करके बताता हूं, ठीक है। मैंने एक चेक दिया सोहम जनवर को, वो जो बच्चा है वहां पे सोहन जरमर, मैंने एक चेक दिया सोहन जरमर को। सबसे पहले पैसा किसको देना है? सोहन जरमर को। सोहन जरमर वो चेक लेके एचडीएफसी जाएगा, एचडीएफसी को उसको पैसा देना है, ठीक है। अगर एचडीएफसी पैसा नहीं दिया तभी मेरी लाइबिलिटी आएगी, तभी सोहन जरमर मेरे पास आएगा, तो मेरी लाइबिलिटी कंडीशनल है। किस चीज पर कंडीशनल है? एचडीएफसी के फेलियर पर, इसीलिए वहां पर प्राइमरी और कंडीशनल लिखा है, इसीलिए वहां पर प्राइमरी और कंडीशनल लिखा है, ठीक है। इसीलिए वहां पर प्राइमरी और कंडीशनल लिखा है क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कंडीशनल है उनके फॉल्ट पर, ठीक है। चीजों को बढ़िया से समझो, कॉन्सेप्ट की डेप्थ को समझो, ठीक है। आना सर, नेक्स्ट फिर आया ड्रॉई, ठीक है। ड्रॉई कौन होता है सर? ड्रॉई मतलब जिसके ऊपर चेक बना है, द स्पेसिफिक बैंक। ड्रॉई कोई नहीं है, यहां पर बैंक है। सर क्या ड्रॉई हमेशा बैंक रहेगा? और चेक तू कहां डालेगा भाई? अगर तू बैंक में चेक नहीं डालेगा तो और कहां डालेगा भाई? क्या सामने वाले आदमी के मुंह में डाल देगा क्या? मुंह से पैसा बाहर आएगा क्या? ऑब्वियसली बैंक में डालेगा, तो चेक तो हमेशा बैंक ही में होगा ना। चेक तो हमेशा बैंक ही में होगा ना बाबू। तो चेक के लिए तो ड्रॉई बैंक ही रहेगा, और कहां डाल के पैसा निकालेगा तू, ठीक है। द स्पेसिफिक बैंक ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन, ठीक है, ही मेक्स द पेमेंट ऑफ द चेक, ठीक है, वो आदमी चेक का पेमेंट करता है। इन केस ऑफ अ चेक ड्रॉई इज ऑलवेज द बैंकर। लो यही बात तो मैं भी बोल रहा था, मैं बोल रहा था तो मेरी बात झूठ लग रही थी, किताब बोल रहा तो सच मान लोगे। ड्रॉई इज ऑलवेज द बैंकर, ठीक है, ड्रॉई इज ऑलवेज द बैंकर। अच्छा, अब ना बच्चों को यह नहीं समझ में आता कि वो सब तो ठीक है सर, बट ये ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखो, कभी कभार क्या होता है, एक ही बैंक में ना मेरे दो तरह के अकाउंट होते हैं। जैसे क्या है, मान लो एक बैंक में मेरा सेविंग्स अकाउंट है, जैसे मेरा भी है, एचडीएफसी में मेरा सेविंग्स अकाउंट है, और एचडीएफसी में ही मेरा करंट अकाउंट है, ठीक है। तो चेक में एक जगह मेरा बैंक अकाउंट का नंबर लिखा है, नीचे मैंने अपने करंट अकाउंट का भी नंबर डाल रखा है। दैट इज द ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। कि मान लो अगर मेरे सेविंग्स अकाउंट में, एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे ये चेकबुक है, अरे कैसा चेकबुक बन रहा है लल्लू, ये चेकबुक है, ठीक है। अब यहां पर ना मेरा अकाउंट नंबर लिखा है, ठीक है, जो भी, ठीक है। मैंने यहां पर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड DIN अपना एक दूसरा अकाउंट नंबर डाल के रखा है, ठीक है। बेसिकली बात क्या है कि मेरे अकाउंट में, ठीक है, मेरे अकाउंट में मेरे अकाउंट में लेट्स से 20 लाख रुपए हैं, ठीक है, मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, ठीक है। ए भाई कोई नंबर दे दो ना उसको। मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक चेक ड्रॉ कर दिया है, मैंने एक चेक ड्रॉ कर दिया है लेट्स से 25 लाख रुपए का,
अब तुमको तो पता है, अगर ये चेक गया, सामने वाले ने इनकैश किया, ये मेरा बैलेंस है, ये मेरा अमाउंट है, तुमको पता है मेरा चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, आपने अकाउंट्स में किया है, मेरा चेक डिसऑनर हो जाएगा। अब डिसऑनर से मैं अपने आप को बचा सकता हूं कैसे, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड बना के। जैसे ही मैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड बनाऊंगा, जैसे ही मैं ड्रॉ इन केस ऑफ नीड बनाऊंगा, तो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड में क्या होगा, ये चेक डिसऑनर नहीं होगा, 20 लाख यहां से पेमेंट हो जाएगी इस अकाउंट से, और बाकी 5 लाख रुपए मेरे करंट अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा। दैट इज द ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊंगा। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ठीक है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, कि अगर सेविंग में पैसा नहीं हुआ तो करंट से दे दूंगा। दैट इज ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है तो लैंग्वेज को ध्यान ही नहीं देना, पहले लॉजिक समझो ना। देखो क्या बोलता है, वेन इन द बिल और इन एनी एंडोर्समेंट देयर ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉइंग टू बी रिजॉर्टेड टू। अब बच्चा क्या सोचता है पता है, यहां पर किसी आदमी का नाम लिखा होगा। अबे ड्रॉइंग चेक के केस में तो बैंक है, तो बैंक के अकाउंट का नाम नंबर होगा ना, आदमी का नाम कैसे लिख दोगे, कोई बैंक का ही लिखोगे ना। तो यहां पर ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड में अपने बैंक अकाउंट का नंबर देते हैं कि आप इस अकाउंट को रीच कर लेना इन केस ऑफ नीड, इन केस ऑफ शॉर्टेज। ठीक है, इन केस ऑफ नीड, इन केस ऑफ शॉर्टेज। हालांकि सर ऐसा होता है, फालतू है, ये करने का दरकार नहीं होता, बैंक खुद ही एडजस्ट कर लेते। ठीक है, अच्छा सर ये पेई कौन होता है सर, ये समझाओ सर। पेई का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप चेक किसी और को दे रहे हैं, तब पेई का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मेरे को इतना बात तो पता है कि आप लोगों ने कभी ना कभी ये पता होगा, दो तरह के चेक होते हैं, एक होता है सेल्फ चेक, ठीक है, और एक होता है ऑर्डर चेक। सेल्फ चेक क्या होता है, जब मम्मी ना यहां पर ऐसे करके लिखती है सेल्फ, अमाउंट लिखती है लेट से 10 लाख, और खुद अकाउंट मतलब चेक लेके चली जाती है बैंक में। यहां पर क्या होता है, मम्मी खुद के लिए 10 लाख रुपए विड्रॉ कर रही है। ए भाई देख ये नंबर है भाई, जल्दी से नोट कर ले, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये ले, सारी बुक तेरे को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जल्दी से नंबर नोट कर ले। ब्रह्मास्त्र यहीं से मिल जाएगी, 10 तक गिनूंगा उसके बाद नहीं होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना, 11 बजे सुबह से लेकर 6 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। कल सैटरडे कोई नहीं उठाएगा तो यहाँ से मैसेज कर देना हाई, वहां से आप बुक अपनी ऑर्डर कर सकते हैं। बाय बाय, चलो वापस चलो, हो गई। अच्छा, तो यहां पर क्या है, मम्मी खुद ही के लिए पैसा विड्रॉ करती है, इसको बोलते हैं सेल्फ चेक। ऑर्डर चेक, अब जब सेल्फ चेक है रहा है ना, तो इसमें मम्मी हो गई ड्रॉर और बैंक हो गया ड्रॉइंग। पेई का कॉन्सेप्ट कब आता है, मेरी बात सुनना, पेई का कॉन्सेप्ट कब आता है, ऑर्डर चेक के केस में। मतलब मम्मी ने एक चेक लिया, मम्मी ने इसमें नाम लिखा, लेट्स से कोई बच्चा यहां पे जिसका नाम लिखूं, अनमोल। मम्मी ने लिखा अनमोल को पेमेंट कर दो 1 लाख रुपए की, और अनमोल को यह चेक थमा दिया। अनमोल जाके ये चेक बैंक में डाल दिया। अब यहां पर समझो सर बात क्या है, यहां पर मम्मी है ड्रॉअर, ठीक है, बैंक है ड्रॉई, और अनमोल ठीक है पे। अब आपको समझ में आया चेक में तीसरा आदमी कब आएगा, चेक में तीसरा आदमी तब आएगा जब ऑर्डर चेक हो, वरना तीसरा आदमी कभी आएगा ही नहीं। तीसरा आदमी की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ तब होगी इफ इट इज एन ऑर्डर चेक, अदरवाइज इट इज नॉट इंक्लूडेड। अभी जो May 26 के लिए बुक मंगाई है तो लेटेस्ट, हाँ हाँ सब लेटेस्ट सिलेबस है, फाउंडेशन में कोई सिलेबस चेंज नहीं होता, सब मंगा लो। कुंडालिया जी सब मंगा लो, ठीक है, चलो सर। आओ। तो ये हो गया भैया चेक का सामान, ठीक है। अच्छा, अब सर जब एसेंशियल फीचर्स की बात आती है ना, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, तो लोग पूछते हैं कि चेक के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। सर देखो चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो एट द एंड ऑफ द डे बिल ऑफ सेम, अगर ये सेम चेक पेबल है अनदर बैंक में, तभी भी वही बोलेंगे पे, हाँ तभी भी सेम होगा पे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्या है,
आप उस आदमी को ही पेमेंट कर रहे हो ना, किसी और को देते हो तो ऑर्डर हो जाता है, खुद निकालते हो तो सेल्फ है। एकदम बेटा श्री कृष्णा जी। आ, मेरे से कुछ दिन पहले अमाउंट लिख दिया, चेक में खराब हो गया था, तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं बेटा, दिक्कत बैंक को नहीं होगी, बैंक तुमको दिक्कत देगा। चलो सर, हुआ? आगे बढ़ू? आ जाओ सर, सुनो। तो भैया देखो, जो, क्योंकि चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है बाबू, तो जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे के सारे चेक के भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें दो चीजें अलग हैं। अब यार तुम यार वेनाला गुरु बल्ली, अभी तुमको नंबर दिखाया, वेबसाइट नहीं है, वो नंबर पे व्हाट्सएप कर लो यार, अजीब आदमी हो यार तुम। एक तो तुम्हारे चक्कर में 10 सेकंड बर्बाद हुआ है मेरा। ओनली इन द केस ऑफ ऑर्डर चेक पेई का कॉन्सेप्ट आता है, वरना पेई का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, क्योंकि उसके अलावा तो पैसा आप खुद ही के लिए निकाल रहे होगे ना। ठीक है, आओ सर इधर। एक तो तुम्हारे चक्कर में 10 सेकंड क्लास का बर्बाद किया, फिर भी तुम वही सवाल पूछ रहे हो। अच्छा सर, बिल ऑफ एक्सचेंज में फर्क क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में? देखो सबसे पहले क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड पे होता है, तो क्या हुआ? मतलब चेक तो डिमांड पे होता है, तो क्या हुआ सर? बिल ऑफ एक्सचेंज भी तो डिमांड पर होता है सर, बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड पर होता है, लेकिन वो ऑर्डर वाला होता है। चेक में ऐसी कोई वो नहीं है, समझो बात को। बिल ऑफ एक्सचेंज भी डिमांड पे होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड पे तब होता है जब वो ऑर्डर होता है। याद आया आपको? जब वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है तब ऑन डिमांड होता है। लेकिन चेक में चाहे वो ऑर्डर हो या वो बेरर हो, दोनों ही केस में वो डिमांड पे हो सकता है। बेरर मतलब अगर मैं सेल्फ चेक लेके जाऊं तो भी वो डिमांड पर है, अगर मैं ऑर्डर चेक लेके जाऊं तो भी वो डिमांड पे। ये समझ में आया भाई? ये वाला डिफरेंस समझ में आया? ये वाला डिफरेंस समझ में आया? ये क्लियर है? ये वाला डिफरेंस समझ में आया रे? बोल ना यार। हाँ, ये डिफरेंस समझ में आया? ये दोनों में ये अंतर है। ठीक है, दूसरी चीज, सर जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो आदमी पर होता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है जो आदमी पर होता है, लेकिन चेक जो होता है वो बैंकर पे होता है। वैसे एक और डिफरेंस है, वो इन्होंने लिखा नहीं। एक और डिफरेंस है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, बट चेक के केस में देर इज नो एक्सेप्टेंस। चेक के केस में कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। तुमको बैंकर को खुश करने का जरूरत नहीं है पैसा लेने के लिए, कंटाप मारो कान के नीचे कर चुपचाप, वो क्या उसका बाप भी पैसा देगा, तुमको अलग से कुछ करने की दरकार नहीं। ठीक है, शुक्रिया जी श्री कृष्णा जी। ठीक है, आइए सर, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके के होते हैं, इनमें से देखो कुछ कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जो चार्ट पेपर लेके आया था, तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बैरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बैरर इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता, पेई का नाम एकदम ब्लैंक पड़ा हुआ है, और उसमें आप जिसका भी नाम लिखना चाहो उसका नाम लिख के पैसा निकाल सकते हो। और दूसरा मैंने आपको बताया था, याद है, कि अगर ऑर्डर भी है, कोई बात नहीं शैलेश कुमार बेटा, अगर ऑर्डर भी है, अगर ऑर्डर भी है तो भी लास्ट इंडोर्समेंट अगर ब्लैंक में हो जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट बेरर हो जाएगा। याद आया सबको? ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने किसी का नाम नहीं लिखा, अपना सिग्नेचर करके डी को दे दिया, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो गया, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वापस से बेरर बन गया। एग्जाम्पल याद है? बोलो एग्जाम्पल याद है? उस दिन क्लास में कराया था यार, कम ऑन गाइस, तीसरा ही पार्ट है यार ये, इसके पहले एक और दो ही किया था यार, ऐसा नहीं है कि 10 क्लास लगा दिया, इसके पहले ही तो किया था। ठीक है, आइए, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू अ पर्सन, और टू पेबल टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर, और पेबल टू द ऑर्डर ऑफ अ, इतना गोल गोल घटोत्कच घुमाया है। सिंपल मतलब है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज पेबल टू अ पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, और जिसका लास्ट एंडोर्समेंट इन फुल हुआ है, मतलब उसमें किस अगर एंडोर्स किया गया है तो किसी पार्टी का नाम लिखा गया है। ठीक है, उसमें किसी पार्टी का नाम लिखा गया, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ा गया। ठीक है, उसमें किसी पार्टी का नाम लिखा गया, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ा गया। देखो ढीठ आदमी बदतमीज बोलता है, बीच में गैप था 2 दिन का।
तो 2 दिन का गैप था, इसका मतलब क्या पढ़ेगा नहीं? टिप टोपी आदमी। हुआ सर? अरे बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, सही हम कक्कड़ जी। मिलते हैं, सीए इंटरमीडिएट में स्टार्ट हो गया है आज, इंटरमीडिएट यूज कोड सीएस जी। अच्छा, अब आया सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इसके ऊपर ना मैंने अपने इंस्टाग्राम में एक रील भी बनाई है, मैंने एक सीरीज बनाई थी। हर बार बच्चे एग्जाम के टाइम में देखते हैं, आप भी जाके मेरे हाइलाइट्स में देख सकते हो, जीके जी, गुप्ता जी का ज्ञान। ये उससे हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन लड़ता है पेपर में, हर बार। 7 वीडियो उसमें है, 30-30 सेकंड के। एक नंबर वीडियो है, 7 मिनट में कम से कम 5 से 8 नंबर पेपर के हो जाते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, 20 से लाइन खींचो। ओके, सबसे पहले इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा सर, सबसे पहले एक बात नोटिस करो, कुछ बच्चे पता नहीं उल्टी सीधी इंटरप्रिटेशन कहां से निकाल लेते हैं। बोलते हैं, सर ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है, डायरेक्ट एंट्री को वेटिंग पीरियड है या नहीं? सब सबको वेटिंग पीरियड है। आप डायरेक्ट एंट्री करोगे, आपका 8 महीना का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद आप अपने एग्जाम दो। वो तो अभी फाउंडेशन वाला बच्चा भी पास होकर रजिस्टर करेगा, उसका भी 8 महीना का वेटिंग पीरियड है, सेम। जी के जी, गुप्ता जी का ज्ञान, ठीक है। तो ये है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जब यहां इंस्ट्रूमेंट लिखा है ना बाबू, तो इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। कंफ्यूज मत हुआ करिए फालतू। ये चेक भी इंक्लूड करता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी इंक्लूड करता है, तो ये प्रोमिसरी नोट भी इंक्लूड करता है। एवरीथिंग इज इंक्लूड। ऐसा नहीं है कि हम ये कोई अलग से बता रहे हैं, ठीक है। ये इसमें सब इंक्लूडेड है, बिकॉज दे हैव यूज्ड द वर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो व्हाट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन इन इंडिया, विच इज ड्रॉन इन इंडिया। मतलब जब वो इंस्ट्रूमेंट बना है, तो वो इंस्ट्रूमेंट साइन किया गया है या बनाया गया है भारत के अंदर। एक है वो इंस्ट्रूमेंट साइन किया गया है या बनाया गया है भारत के अंदर, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट साइन किया गया है, वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है भारत के अंदर। इट इज ड्रॉन इन इंडिया, ठीक है, इट इज ड्रॉन इन इंडिया, ठीक है। एंड, अब यहां मैंने एंड लिखा है, ठीक है। एंड ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब वो आदमी भारत में रेसिडेंट है। ओ रेसिडेंट मतलब 120 डेज। अरे कंटाप मारेंगे, ये कंपनीज एक्ट चल रहा है। कनपुरिया कंटाप मारेंगे, एक तरफ से बहरे हो जाओगे। ये क्या कंपनीज एक्ट चल रहा है? यहां रेसिडेंट मतलब नॉर्मल रेसिडेंट, बस खत्म बात। कोई डेज उस देखने की दरकार नहीं है आपको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखा होगा कि वो रेसिडेंट है कि नहीं, आपको दिमाग देने की दरकार नहीं है। ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और और ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और, ठीक है, पेएबल इन इंडिया, मतलब उस चीज की पेमेंट भारत में हुई है। मतलब आप मेरे को देख रहे हो, मैं कितनी बारीकी से आपको ये चीज कवर की। मैंने मैंने क्या बोला कि मेरे को ड्रॉन इन इंडिया कंपलसरी चाहिए, कंपलसरी। अब वो या तो इंडियन रेसिडेंट पर हो, या तो वो पेएबल इन इंडिया हो। मतलब इन दोनों में से मेरे को एक चाहिए, लेकिन ड्रॉन इन इंडिया तो कंपलसरी चाहिए। अब मेरे को पूरा क्लास बताएगा कि क्या होगा आंसर। केस नंबर 1, सैम is in India, a bill of exchange is drawn in Mumbai, payable in Dubai on James, resident in इंग्लैंड। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बताओ? क्वेश्चन नंबर 1, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है?
बताओ ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? इंडियन, इंडिया इनलैंड है फॉरेन है? इनलैंड है फॉरेन? वेलकम बेटा हर्षिता, इनलैंड है फॉरेन? भाई ध्यान से देख लो। अरे पहले क्वेश्चन तो खत्म कर लो, पहले ही नाच लेते हैं। क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, इंग्लैंड इंग्लैंड शुरू कर दिया। अभी देखो पलट जाएंगे अभी देखो पलट जाएंगे सारे के सारे। कौन सा है ये? सर नहीं, सर दिस इज नॉट इनलैंड, नॉट इनलैंड। क्यों सर, क्यों नॉट? मैं बताता हूं। देखो सर, ये ड्रॉन इन इंडिया तो हो गया, चलो वो तो ठीक है, लेकिन सर ये पेबल इन दुबई है, एंड जेम्स जो रेसिडेंट है वो भी इंग्लैंड का है। अरे सर मेरे को इन दोनों में से कोई एक तो इंडिया में चाहिए था ना। ये तो दोनों ही इंडिया के बाहर है, एक दुबई में एक लंदन में। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दुबई एंड लंदन इज नॉट इन इंडिया, ठीक है, इट्स आउटसाइड इंडिया ब्रो, ठीक है, इट्स नॉट इन इंडिया। दुबई एंड लंदन इंडिया के बाहर है, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन तो एटलीस्ट भारत में होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ केस नंबर 2। नोरा ड्रू अ बिल इन कोलकाता ऑन सीएसजी इन कोलकाता पेएबल इन कोलकाता। क्या होगा सर ये? क्या होगा ये? क्या होगा ये? क्या होगा? सर ये ऑब्वियसली इंग्लैंड है। पर सर आपने तो बोला था, और अरे तो अच्छा है ना, मैंने दोनों में से एक बोली, यहां तो दोनों की दोनों इंडिया में, तो और अच्छी बात है, ये भी इंग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट, केस नंबर 3, ठीक है। नेहा शर्मा ड्रू अ बिल इन लंडन ऑन सीएसजी इन कोलकाता पेएबल इन कोलकाता। क्या है सर ये? इंग्लैंड की फॉरेन, इंग्लैंड की फॉरेन, तो ये वाला अलग होगा अच्छा इंग्लैंड की, नॉट इंग्लैंड। सर दिस इज नॉट इंग्लैंड। क्यों सर? क्योंकि सर ये बात तो वहीं पर खत्म हो गई थी जहां पर आपने ऐसा बोला कि नेहा शर्मा ने जो ड्रॉ किया है बिल, वो इंडिया के बाहर किया, बात तो वहीं खत्म हो गई। सर नेहा भाभी ने तो बिल ही इंडिया के बाहर ड्रॉ किया, बात वहीं खत्म हो गई। नेहा भाभी इंडिया में करती तो बात आगे बढ़ती, नेहा भाभी ने तो ऐसे ही बाहर किया, ठीक है ये, ठीक है। तो ये हो गया सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है सर? ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए, एंड ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पेएबल इन इंडिया, ठीक है। चलो ये हो गया इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। भाभी 3 2 नहीं, 3, भाभी 3, ये भाभी 2 तो यहाँ है, ये भाभी 2, ये भाभी 3। अभी अगले एग्जांपल में भाभी 4 आएंगे, चलिए। अच्छा अब सर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? ठीक है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? व्हाट इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फिर से इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूं तो तीनों आएंगे, ठीक है।
बड़ा सिंपल है, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भारत के बाहर ड्रॉ हुआ है। बताइए किस लाइन में आ गया आप? जो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ ही इंडिया के बाहर हुआ है तो वो सीधे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं अगर इंग्लैंड नहीं है तो फॉरेन है। हाँ वो भी बात सही है, बट वो आप लिख नहीं सकते ना एग्जाम में। उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, आप बोलते हो जो इंग्लैंड नहीं है वो फॉरेन। अबे तुम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में तो लिख नहीं पाते हो, जिसको एक्ट में लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वो तो आईसीआई तुमको लिखने नहीं देता पेपर में। ठीक है, तो ये तो बड़ा तुमको लिखने देगा। ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और इट इज ड्रॉन इन इंडिया, इट इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। पहला तो बोल दिया सर कि ड्रॉन ही आउटसाइड इंडिया, ठीक है। पहला बोल दिया कि ड्रॉन ही आउटसाइड इन इंडिया है, ड्रॉन इन इंडिया एंड, अब ये वाला क्रिटिकल है, ड्रॉन भारत में हुआ है बट पेएबल आउटसाइड इंडिया, ठीक है। पेएबल आउटसाइड इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्योंकि देखो सर, वहां पर क्या बोला था, वहां पर बोला था अगर ड्रॉन इन इंडिया हो जाए तो इन दोनों में से एक चीज इंडिया में चाहिए। तो मैंने बोला फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा कि अगर गलती से ड्रॉन इन इंडिया हो जाए और ये दोनों चीजें आउटसाइड चली जाएं, ये दोनों चीजें आउटसाइड चली जाएं, तो मेरा काम बन जाएगा कि दोनों चीजें भारत के बाहर चली जाएं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब आते हैं सर हमारे सब फिरंगी भाभीियों को लेके आते हैं, ठीक है। केस वन, अब अपनी सारी की सारी फिरंगी भाभीियों को लेके आते हैं, मतलब तुम्हारी। तो सबसे पहले आती है भैया जानवी, जानवी कपूर। तो जानवी कपूर ड्रू अ बिल इन इंडिया, बिल इन इंडिया ऑन सीएसजी इन लंदन। उस दिन मैं लंदन गया हुआ था उस टाइम पे। पेबल आउटसाइड इंडिया इन लेट्स से इन रशिया। ये ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा। कल एडब्ल्यू एस होगा, हाँ। उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो वैसे ही होगा। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा सर, सीधे सीधे सर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या सोचने की बात, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। ये तो बढ़िया बात है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अगला आया सर केस टू, ठीक है। अगला आया केस टू, ठीक है। अब ये केस टू क्या है सर, आज अब केस टू क्या है, जूलिया, ये है भाभी ये कौन सी भाभी चल रही थी, भाभी टू भाभी थ्री, ये है भाभी फोर, ये है भाभी फोर। ठीक है, तो मेरा कोटा यही समाप्त होता है। ठीक है, केस टू, जूलिया ड्रू अ बिल इन मॉस्को पेएबल इन इंडिया ऑन आरकेजी एट दिल्ली, एट आरकेजी दिल्ली।
एट दिल्ली इंडिया। ये कौन सा बिल होगा भाई? ये कौन सा बिल होगा? ये कौन सा बिल होगा भाई? ये कौन सा बिल होगा? ये होगा सर। ए, इंग्लैंड कौन बोला? ये भी फॉरेन बिल होगा। ये भी फॉरेन बिल होगा। क्यों सर? क्योंकि आप देखो, ये पहले ही ड्रॉ आउट मॉर्को मॉस्को में हो गया। बच्चे बोले सर इतनी सारी भाभीियों में हम कौन से भूल गए। तो ये भी फॉरेन बिल होगा। हमारा हमारा दिमाग अभी ब्लड रिलेशन में चला गया कि कौन किसकी भाभी है। हमारा दिमाग वही सोचने में लग गया सर, हम इंस्ट्रूमेंट तो हम भूल ही गए। ठीक है। तो ये कौन है? ये है भाभी थ्री। अब आप बोलोगे सर फोर के बाद वापस थ्री आ गई। ये हमारी भी भाभी है। सुरभि भाभी, रिया भाभी, जूलिया भाभी। ठीक है। ये हमारी भी भाभी है। ठीक है। तो ये क्लियर है। ठीक है। ये भाभी काउंटिंग सही हो गया। ठीक है। तो ये हो गया सर इंलैंड इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है। इंलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ये वाले मैं आरकेजी लिख देता हूं, जिससे कोई भाभी के नंबर में कंफ्यूजन ना हो। आरकेजी एंटिटी, मतलब ये वाला एंटिटी उनका है, ऐसा दिखाना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, पूछा। चलो, हो गया। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? कौन सा बेटा? देखो बेटा, लास्ट वाले में, आप लास्ट वाले में देखो, हम लोगों ने फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में क्या बोला? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में हमारे लिए क्राइटेरिया सिर्फ इतना जरूरी है, सिर्फ इतना जरूरी है कि भैया वो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो अगर आप जूलिया वाला एग्जांपल देखो तो वो तो मॉस्को में ड्रॉन है। अब एक बार वो भारत के बाहर ड्रॉ हो गया तो अब तो वो इनलैंड बन ही नहीं सकता, क्योंकि इनलैंड बनने के लिए उसको भारत में ड्रॉ होना जरूरी है। आप देखो यहाँ पे एंड कंडीशन है। तो जैसे ही वो भारत के बाहर ड्रॉ हुआ, वो तुरंत फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन गया। वो देखो ये भारत के बाहर ड्रॉ हुआ है ना मॉस्को में। आप देखो सर, बात समझो मेरी बात। इनलैंड बनने के लिए कंपलसरी क्या है? कि वो इंस्ट्रूमेंट भारत में ड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि एंड लिखा है। यहाँ एंड लिखा है ना बाबू, देखो यहाँ पे एंड लिखा है। लेकिन फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में, अगर मेरे को किसी को फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बनाना है, मेरे को पता है कि इंग्लैंड में उसको ड्रॉ इंडिया में होना चाहिए। तो मैं अगर सीधा उसको ड्रॉ ही इंडिया के बाहर कर दूं तो मेरे तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा ना। तो इसी के लिए जैसे ही जूलिया का इंस्ट्रूमेंट इंडिया के बाहर बना, इट बिकेम अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन में ही मैंने बाहर कर दिया इसको। अभी बोलो भाभियां की मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है। एब्सोल्युटली क्लियर। भाई आज भी, आज एडब्ल्यूएस का लिंक पिन कर दो। अरे भैया, तुम टेलीग्राम काहे नहीं ज्वाइन कर लेते हो यार? तुम भी अजब बीमार आदमी हो। तुम ये टेलीग्राम ज्वाइन करो, इसमें सारे के सारे लिंक मिल जाते हैं। अरे बच्चे एक दूसरे बच्चे की हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तुम अलग पंचायती बना के बैठे हो। ना तुमसे टेलीग्राम ज्वाइन हो रहा, ना तुमसे व्हाट्सएप ज्वाइन हो रहा है। पता नहीं क्या ही करते रहते हो पूरा दिन बैठे बैठे। तुम भी लग रहा भाभियां गिन रहे हो बैठ के। चलो, आइए। चलो, तुम भी बहुत भाभियां गिन रहे हो आजकल बैठ के। पंचायती बना के बैठ। देखो हमने ऊपर पिन कर दिया है, देखो भाभियां गिन रहे हैं बैठ के। लेकिन सर पेबल आउटसाइड इंडिया, पेबल आउटसाइड, अच्छा दीदी का देखो, लेकिन सर पेबल आउटसाइड इन इंडिया एंड रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। बेटा मिनी पांडा, ओ मिनी पांडा, पहले अपना मैसेज पढ़ो ठीक से, तुम लिख क्या रही हो? लेकिन सर पेबल आउटसाइड इन इंडिया, आउटसाइड इन इंडिया, तो इंडिया के बाहर है कि इंडिया में है? पहले डिसाइड कर लो। तुम जो लिख रही हो मैसेज, हम बस तुम्हारा मैसेज ही पढ़ रहे हैं। पेबल आउटसाइड इन इंडिया,
मतलब आउटसाइड इन इंडिया है कि पेएबल इन इंडिया है, पहले डिसाइड करो भाई, हमको तुम कंफ्यूज कर दी पहले तो तुम पहले डिसाइड करो तुम कहना क्या चाहती हो आराम से, क्योंकि हम तो नहीं समझ पाए तुम क्या कहना चाहती हो। हमने बड़ी सिंपल सी बात बोली, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मतलब या तो ड्रॉ आउटसाइड इंडिया हुआ है, ठीक है, तो वो फॉरेन, या तो ड्रॉ इंडिया में हो गया, ठीक है, ड्रॉ इंडिया में हो गया है, और दोनों ही कंडीशन आउटसाइड इंडिया है। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन इन इंडिया हो जाती दीदी, तो आप फॉरेन बन जाती ना, इंडियन बन जाती ना। दोनों में से अगर एक भी हो जाती तो आप इंडियन बन जाती। दोनों चीजें इंडिया के बाहर चली गई तो आप फॉरेन बन गई। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलो सर, बाय बाय, सी यू।